सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं नैनीताल ज़िले के उखलकांडा ब्लॉक के नाई गांव का रहने वाला हूँ। बचपन जो है गांव में ही बीता, जैसे एक नॉर्मल सा गांव होता है, वही पाथर के मकानों में, और वही खेती-बाड़ी जो है हमारा व्यवसाय था। मतलब नैनीताल अभी के नैनीताल से कैसे अलग हुआ करता था उस समय? उस वक्त पर्यटक भी बहुत कम था, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी नैनीताल में नहीं हुआ था, तो उस तरीके का एक माहौल, बड़ा शांत माहौल नैनीताल में हुआ करता था। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा। 7th 8th 9th 10th तक जो मेरी पढ़ाई रही वो नाई में रही। जब मेरा इंटर के एग्ज़ाम होने वाले थे तो उस वक्त मेरी माताजी का देहावसान हो गया था। जब जब भी मैं अपनी माता को, अपनी ईजा को याद करता था, तब तब मुझे प्रकृति का भी जो है ध्यान आता था। मैंने मन में ये भी ठाना कि भाई मैं जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो माँ हमको पाल रही है, धरती माँ, उसके लिए तो हम कुछ कर पाए। वहीं से लगा कि मुझे अब सिर्फ और सिर्फ जो है अपना जीवन प्रकृति को समर्पित करना है, और प्रकृति के लिए जो भी कार्य हो सकता है वो मुझे करना है। तो जब मैं नौकरी छोड़ के आया घर, तो बड़ी दिक्कतें हुई। लोग कहने लगे कि ये तेरा बेटा पागल हो गया है, इसको कहीं देवी देवता के वहाँ दिखाओ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाले का, भगवान का जो है क्या आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि मैंने उन सब चीज़ों को नकार दिया। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर हमारे पास खेत हैं, सब कुछ है, तो हम क्यों ना नर्सरी का काम करें। जो है गांव के लोगों का, कुछ लोगों का विरोध तो था ही कि भाई इस प्रकार का काम क्या कर रहे हो, इतना पढ़ लिखने के बाद ये पेड़ लगा रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन जो लॉकडाउन का जो समय था, उस समय में जो वहाँ गांव के युवा आए, महिलाएं आई, उन लोगों ने बड़ा सहयोग किया। आपको कई संस्थाओं ने पुरस्कृत किया। देखिए, लगभग 2020-21 से जो है विभिन्न सारे पुरस्कार मिले। अभी तक लगभग 200 से अधिक संस्थाओं ने भी सम्मानित कर दिया है। फिर माननीय मोदी जी ने जो है मन की बात में अपने जो ट्विटर हैंडल है उनका, उसमें हमारे कार्यों का जिक्र किया। भाई मैं पेड़ पौधों से इतना प्रेम करता हूँ और इनसे मेरा इतना लगाव है, तो मैंने सोचा कि मेरे मरने के बाद भी मेरे लिए एक भी पेड़ ना कटे। तो इसलिए मैंने जो है अपना शरीर मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी हल्द्वानी को जो है डोनेट कर दिया था 2017 में ही। पहाड़ का एक युवा छुट्टियों में घर आता है, वो पास के जंगल में जाता है और उसे महसूस होता है कि अब वो जंगल वो नहीं रहा जो उसके बचपन में हुआ करता था। वो बहुत सिकुड़ चुका है, अब पहले का जैसा घना नहीं रहा, और वो देखता है कि जो बचा हुआ जंगल है उसे भी जंगल की आग खा रही है। वो जंगल की आग की भेंट चढ़ चुका है। उसका मन बड़ा उदास होता है। वो आसपास के जंगल को और घूमना चाहता है। फिर धीरे धीरे उसकी छुट्टियों का समय खत्म हो जाता है। एक दिन उदास मन से वो फिर अपने शहर को लौटता है, और वो शहर जाने के बाद भी अपने गांव के उस जंगल को भूल नहीं पाता। उसके मन मस्तिष्क में हमेशा जल, जंगल, ज़मीन से जुड़े सवाल रहते हैं, और एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गांव वापस आ जाता है। हमारे आज के नायक अपने नाम की तरह ही पर्यावरण संरक्षण की खुशबू जगह जगह फैला चुके हैं, और पर्यावरण संरक्षण के लिए वे चाल खालों का निर्माण करते हैं, नए नए पोखरों का निर्माण करते हैं, और इस तरीके से वो नदियों को बचाने का कार्य करते हैं। जंगलों को लीलने वाली वनाग्नि से किस तरीके से जंगलों को संरक्षित किया जाए, उनका इस तरफ प्रयास है। उनका यह सफ़र केवल उनका अकेला सफ़र नहीं, बल्कि पूरे समाज को जागरूक करने का एक सफ़र है। और हम जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किस तरीके से एक युवा दोबारा से लौट कर आया अपनी जड़ों की ओर, और उसने अपने आसपास की पूरी धरा को हरियाली से महका दिया। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम यूथ ऑफ उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है चंदन नयाल जी। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। चंदन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम यूथ ऑफ उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ कि आप एक मध्यम परिवार से पले बड़े बच्चे हैं, तो सबसे पहले अपने परिवार का थोड़ा बहुत परिचय देंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं नैनीताल ज़िले के उखलकांडा ब्लॉक के नाई गांव का रहने वाला हूँ, जहां मेरा बचपन बीता। और परिवार में मेरी उस समय जो है दादाजी थे, आमा थी, पिताजी, ईजा, और मेरी 3 बहनें, मैं भाई अकेला हूँ। तो
वहाँ से बचपन जो है गांव में ही बीता। जैसे एक नॉर्मल सा गांव होता है, वही पाथर के मकानों में, अच्छा, पुराने पाथर के। पुराने पाथर के मकानों में, और वही खेती बाड़ी जो है हमारा व्यवसाय था। उसी से सबकी जो है आजीविका, जो आज की डेट में हम लोग कहते हैं, वो हम लोग की चलती थी। हमारे परिवार का गुजर बसर जो है खेती से ही होता था। तो आमतौर पे काहे की खेती करते हैं? आमतौर पे हमारे क्षेत्र में जो है वो आलू की खेती होती है, और माल्टा, संतरा, नींबू जो है ये हमारे वहाँ के फलदार पौधों में इनको जो है गिना जाता है उस वक्त। लेकिन आज तो अब जो है बागवानी के क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और अन्य जो है जैसे मटर है, गोभी है, जो हमारी कच्ची जो सब्जियां होती हैं, उन पर भी जो है अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उस वक्त जो है मुख्य रूप से आलू की खेती जो है हमारी होती थी। तो मतलब जो उसमें खेती किया करते थे वो बहुत भारी मात्रा में हुआ करती थी, या केवल परिवार के भरण पोषण भर हो पाते? उस वक्त भी जो है हमारे क्षेत्र में अच्छी खेती होती थी, तो हम लोग बाज़ार भेजते थे, मंडी भेजते थे। जब से मुझे याद है कि हम लोग जो आलू होते थे, बड़ा अच्छा आलू होता था। 100-100 कट्टे, 200-200 कट्टे, 250-250 कट्टे तक आलू जो है हम लोग का होता था। तो आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में, अपने बचपन के दोस्तों के बारे में, अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो बचपन है वो गांव में ही बीता। जिस प्रकार से गांव का परिवेश होता है, हमारे नज़दीक में एक प्राथमिक विद्यालय सिरसा करके था। तो मेरी जो है बचपन में जो स्कूल मेरा था, मैं सबसे पहले वहाँ स्कूल में गया। और बचपन से थोड़ा शरारती भी था, थोड़ा नटखट टाइप में था। तो हमेशा मेरी शरारतें रहती थी। तो वहाँ के एक डूंगर सिंह नयाल जी जो हमारे अध्यापक हुआ करते थे, वो भी जो है बड़े परेशान रहते थे मेरे से। लेकिन होता है बचपन में एक शरारती बचपना। तो जब भी जितने भी समय में वहाँ गया, फिर स्कूल गया, और मेरे जो चचा हैं वो सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य थे। तो वो जो है हमारे जो लगभग घर से 3 किलोमीटर दूर सरस्वती शिशु मंदिर नाई हुआ करता था। तो प्राथमिक विद्यालय से आप नाई हाँ, शिशु फिर मंदिर में मैं नाई शिशु मंदिर में चचा के साथ जाने लगा। तो वो था ऐसा दौर कि मतलब उस वक्त उतना पैदल भी नहीं चल पाता था, क्योंकि 3-4 किलोमीटर का जाना, फिर 3-4 किलोमीटर आना। तो चचा मुझे जो है पीठ में भी ले जाते थे। अच्छा। कई कई बार, क्योंकि कई चढ़ाई हैं, फिर डाउन जाना है, तो कई बार जो है ऐसा होता था कि वो मेरे को पीठ में भी ले जाते थे। रास्ता पूरा जंगल का हाँ, हुआ रास्ता पूरा जंगल का ऐसा रास्ता हमारा हुआ करता था। तो कक्षा जो है 1-2 मैंने वहीं पढ़ा, शिशु मंदिर। हाँ, शिशु मंदिर में पढ़ा। फिर उसके बाद जो चचा का जो है ट्रांसफ़र फिर शिशु मंदिर नैनीताल में हो गया, प्रॉपर नैनीताल में। अच्छा, आप चाचा आप नैनीताल चले गए? नैनीताल गए तो फिर वो मुझे भी नैनीताल लेके गए। तो फिर कक्षा 3 से लेके मैंने नैनीताल में पढ़ाई तो शुरू की। चाचा के साथ आपका भी एक तरीके से ट्रांसफर हो गया। तो माता पिता के साथ नहीं गए? हाँ, माता पिता के साथ नहीं, तो मैं उन्हीं के साथ रहता था। और 7 नंबर में हम लोगों ने कमरा लिया था। वहीं से पैदल जो है हम लोग चीना बाबा के आस पास में जो है अभी हाई कोर्ट है वहाँ पर, उसके वहाँ पर एक शिव मंदिर है, अब वो विद्या मंदिर बन चुका है। तो वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। 3-4-5 मैंने वहीं से पढ़ा। तो तब नैनीताल, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो किस तरीके से था? मतलब नैनीताल अभी के नैनीताल से कैसे अलग हुआ करता था उस समय? उस वक्त पर्यटक भी बहुत कम था। जिस तरीके से हम लोग देखते थे, बड़ा सुकून था। 7 नंबर जैसी जगह पर हम लोग रहते थे, पूरा जंगल था, और इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी नैनीताल में नहीं हुआ था, और बड़ा सुनसान सा लगता था। और शाम को भी बड़ा अच्छा लगता था नैनीताल में, अगर हम घूमने जाएं, या माल रोडों में जो है वो पैर से चलाने वाले रिक्शे जो है चलते थे बड़ी मात्रा में। तो उस तरीके का एक माहौल, बड़ा शांत माहौल नैनीताल में हुआ करता था। तो जैसे अभी आप नैनीताल जाते हैं तो बचपन की किन यादों को आप वहाँ ढूंढते हैं जो अब नहीं मिल पाती? बचपन में हम लोग जो है, जो ठंडी सड़क हुआ करती थी, वहाँ हम लोग घूमने जाया करते थे दोस्तों के साथ। और स्केटिंग हम लोग करते थे। 7 नंबर में ऊपर स्केटिंग होती थी, वहाँ हम लोग जाते थे। फिर जो लिफ्ट है वहाँ पर ऊपर नीचे जाने वाली जो लिफ्ट है, ऊपर 7 नंबर से ऊपर स्नो व्यू में जो लिफ्ट जाती थी, उसमें हम लोग जो है जाते थे। तो वो सारी यादें कभी कभी ताज़ा हो जाती हैं। फुटबॉल हम लोग खेलते थे
ग्राउंड को देख के कभी कभी याद आता है कि हम लोग जो है फुटबॉल भी खेला करते थे। तो आप आमतौर पे हम लोग कह रहे हैं, तो वो हम लोग मतलब दोस्त हुआ करते हाँ, दोस्त 2-4 दोस्त हम लोग साथ में रहते थे। कोई ऐसे खास दोस्त जो अभी भी आपके साथ हों? अभी तो नहीं है, सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में करना अलग अलग क्षेत्रों में लगे हैं। और फिर मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा है, तो मुझे दोस्तों को भी ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन ज़रूर हम जो है हमेशा जब भी मैं स्कूलों में रहा तो मैं 2-4 दोस्त जो है हम लोग ऐसा एक ग्रुप हम लोग का बन जाता था। तो उसके बाद फिर मैंने GIC तल्लीताल, फिर मैं 6 में मेरा एडमिशन वहाँ कर लिया था, क्योंकि चचा नैनीताल में ही थे। तो मैं 6 में जब मैं कंप्लीट हुआ, मेरा 6 मैंने पूरा वहाँ से पास किया, तो फिर चचा का ट्रांसफ़र हो गया बेताल घाट में। सरस्वती शिशु इंटर कॉलेज था वो बेताल घाट का, जो इंटर कॉलेज था या 10th तक था, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो उनका ट्रांसफ़र बेताल घाट हो गया था, फिर मैं जो है अपने गांव आ गया। अच्छा, चाचा बेताल घाट हाँ, चले गए, तो आपको फिर मैं उस वजह से अपने गांव आ गया, नाई आ गया। नाई आ गए। तो नाई में मेरी जो है पढ़ाई वो 7th 8th 9th 10th तक जो मेरी पढ़ाई रही वो नाई में रही। तो हाई स्कूल तक, मतलब हाई स्कूल तक मेरा जो है हाई स्कूल नाई में। और घर में भी मैं घर वालों के साथ कम रहता था। मेरे दादाजी की दुकान थी, बूबू की दुकान रोड में, तो मैं वहीं दुकान में ही रहता था। तो किस चीज़ की दुकान हुआ करती थी? वो परचून की दुकान हुआ करती थी। अभी भी है वो दुकान? अब दुकान तो अभी है, लेकिन चलाता कोई नहीं है उसे, अब चलाने वाले कोई है नहीं। तो वैसे ही मतलब मकान हमने रोड में बनाया हुआ था, लेकिन वैसे ही है वो अभी ना। तो दुकान जो हुआ करती थी उसमें भीड़ भाड़ रहा करती होगी, गांव के लोगों का आना जाना? हाँ, गांव के लोगों का, आसपास के लोगों का रहता था, क्योंकि गांव की दुकान है, ज़्यादा ऐसा कुछ वो था नहीं, लेकिन फिर भी जो है भीड़ भाड़ रहती थी। और वैसे जैसे गांव की दुकानें हुआ करती है, आमतौर पे एक बैठकी का इंतजाम हुआ करती है, लोग आते हैं, बैठते हैं, किस्से कहानियाँ हुआ करती हैं, तो वैसा हुआ था? हाँ बिल्कुल, आते थे सयाने लोग, बुजुर्ग लोग बैठते थे। तो मेरा तो बस ज़्यादातर खेलने में भी रुचि रहता था। तो मैं तो जब स्कूल से आया तो फिर उसके बाद खेलने चले जाता था। या किस तरीके के गेम खेलते थे? वही क्रिकेट वगैरह और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मतलब वो था, जो बच्चे खेलते रहते हैं क्रिकेट पे ज़्यादा था वहाँ उस समय। क्रिकेट पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते थे, तो क्रिकेट ही हम लोग जो है खेलते थे। तो फिर जब मैं वहाँ से 10th किया, 10th में भी हम लोग जो है जो हमारा सेंटर था वो हमारे गांव से लगभग 9-10 किलोमीटर दूर पैटना है, नीचे उखलकांडा ब्लॉक में पड़ता है। तो पैटना इंटर कॉलेज में हमारा जो है सेंटर गया हुआ था। ठीक। मैं थोड़ा आज दर्शकों को थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा समय था, आपका और हमारा समय लगभग एक जैसा ही रहा है, 3-4 साल का फर्क है। उसमें अपना होम सेंटर नहीं हुआ करता था। बिल्कुल, बच्चों को दूसरी जगह पे पेपर देने जाना पड़ता था। वो आमतौर पे 7-8 किलोमीटर दूर विद्यालय हुआ करते। जैसे आप बता रहे हैं कि आपको नाई से पैटना जाना पड़ता था, मुझे भी, क्योंकि मैं मुक्तेश्वर ऐसी ग्रामीण इलाके से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमें भी मुक्तेश्वर से प्यूड़ा जाना पड़ता था, जो वहाँ से 8-10 किलोमीटर होता था। तो आमतौर पे हम पैदल ही चला करते थे। आपने भी बताया कि आप पैदल गए, तो पैटना से आपने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा दी। तो उसके बाद बोर्ड में भी हम 2 ही लड़के पास हो पाए लड़कों में। कुल कितने बच्चे थे? 30 से 40 के बीच में थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 30 से 40 के बीच में बच्चे थे। शायद मुझे लग रहा है कि 40 ही थे। 40 में से केवल 2 छात्र पास हुए? 2 छात्र हम लोग पास हुए। और वो मेरे लिए भी बड़ा वो था कि हम लोग जो है पूरे विद्यालय में, क्योंकि उस वक्त बड़ी सख्ताई होती थी। सख्ताई भी होती थी। ये दौर ऐसा था जब मतलब पास फेल होना थोड़ा मतलब कठिन हुआ करता था, पास होना, लेकिन बच्चे मानसिक रूप से प्रबल हुआ करते थे। और जो वास्तव में पास होते थे उनमें ऐसी क्षमताएं होती थी बिल्कुल कि मतलब मूल्यांकन बहुत बढ़िया हुआ करता था। ऐसा कोई ट्यूशन वगैरह का दौर नहीं था। और उस वक्त हम लोग मार भी बहुत खाते थे। मुझे अभी भी याद है, एक चौशाली जी हमारे जो अध्यापक थे, वो हमेशा डंडा लेके आते थे, और विज्ञान के हमारे अध्यापक थे वो। तो वो हमेशा जो है, जो भी क्वेश्चन अगर वो बोलेंगे कि कल मैं पूछूंगा, तो डंडा लेके जो है वो लोग आते थे, और हमेशा जो है हमारी पिटाई वो लगाते थे बहुत। हम 10-10 15-15 डंडे हम लोग जो है खा लेते थे। कई बार जो है बहुत दिक्कतें होती थी,
कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस्सा कि बच्चे क्या करते थे, हमारे साथ के जो लड़के हुआ करते थे वो कहते हैं यार चलो हाथ में थोड़ा बिच्छू लगा ले जाते हैं, खाली झन होगी, जोर से नहीं लगेगी, डंडे का असर थोड़ा कम हो डंडे का असर थोड़ा कम होगा। तो कई बार हम लोग भी बिच्छू घास लगा ले जाते थे अपने डंडों पे। आज बड़ा वो आता है कि आज तो बिच्छू पे हाथ लगाने में भी डर लगता है, लेकिन उस वक्त तो पूरे बिच्छू को हम ऐसे ऐसे जो है हाथ में मसल के ले जाते थे। नहीं, वो आप उस दौर की बात बता रहे हैं जब अध्यापक को ये कहने में डर नहीं लगता था कि मैं बच्चों पर शारीरिक मतलब पनिशमेंट देता हूँ, और बच्चों को भी उस पनिशमेंट को लेने की आदत थी, और वो ये इस तरीके से लेते थे कि ये शिक्षक हमारे भले के लिए कर रहे हैं। अब दौर थोड़ा बदल चुका है। आज भी हमको डर लगता है कि अगर किसी भी जो हमारे पुराने शिक्षक हमें दिखते हैं तो उनके सामने जाने में अभी भी डर लगता है हम लोगों को। एक हिचकिचाहट रहती है। अब आप लगाइए कि 25-25, 26-26 डंडे हम लोग खा लेते थे, मतलब इतने जो है दोनों हाथों में। ये हिचकिचाहट मतलब एक डर था या सम्मान के रूप में भी था? मतलब ये एक डर भी आप कह सकते हैं और सम्मान तो था ही था। सम्मान तो बहुत था, क्योंकि जहाँ पर भी कहीं अगर हम लोग कहीं गांव में शादी में भी अगर जा रहे हैं, अगर हमें गुरुजन दिख रहे हैं कि रास्ते से आ रहे हैं, तो हम लोग रास्ता ही बदल देते थे। रास्ता बदल लिया। इतना डर हम लोगों के अंदर रहता था। और फिर उसके बाद जब मेरी वहाँ से इंटर हाई स्कूल मैंने किया, हाई स्कूल के बाद फिर चचा का जो है मेरा बेताल घाट से फिर रामनगर जो है ट्रांसफ़र हो गया था। तो रामनगर में छोई में जो है सरस्वती विद्या मंदिर है, और वहाँ से फिर मेरी 11th और 12th मेरा वहाँ से हुआ। तो इसका मतलब जो आपकी शुरुआती पढ़ाई रही प्रारंभिक, और उसके बाद जो माध्यमिक वगैरह की जो पढ़ाइयाँ रही वो लगभग आपके चचा के इर्द गिर्द घूमती रही। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे आपके चचा का ट्रांसफ़र हुआ वैसे वैसे आपकी पढ़ाई भी कभी शहर, कभी गांव, कभी शहर, इस तरीके से भटकती रही। तो जब मैं रामनगर में पढ़ता था तो रामनगर में जब चचा पढ़ाते थे, वो भी इंग्लिश पढ़ाते थे, तो हमारा जो 12th का सेंटर था वो हरगोविंद सुयाल में जाता था। मतलब उसको मान्यता प्राप्त नहीं थी छोई विद्या मंदिर को। तो ये मान के चलिए कि 12th मेरा हरगोविंद सुयाल से ही, मतलब मान के चलिए वहाँ प्रैक्टिकल भी वहीं होते थे, और कुछ और चीज़ें जो होती हैं तो उसके लिए पढ़ने के लिए भी हमको जो है हरगोविंद सुयाल जाना पड़ता था। तो चंदन जी, अब आपका इंटरमीडिएट का जो स्कूल था वो हरगोविंद सुयाल था, वहीं से आपकी जो भी सामान्य हाई स्कूल और इंटर में चीज़ें होती हैं वो होती चलेगी। उससे आगे आप इंटर हाई स्कूल की परीक्षाओं के बारे में बता रहे थे। हाँ, मेरी जब मेरा इंटर के एग्ज़ाम होने वाले थे तो उस वक्त मेरी माताजी का देहावसान हो गया। अच्छा। वो मेरे लिए एक बहुत ही दर्दनाक मेरे लिए था, क्योंकि हुआ क्या था, मेरी माताजी के साथ बड़ी बॉन्डिंग थी। मतलब ईजा के साथ बड़ा लगाव था हमेशा। थोड़ा बीमार भी रहती थी तो मुझे बड़ा दुख था, क्योंकि मैं ईजा के साथ कभी ज़्यादा रहा नहीं था, लेकिन एक बॉन्डिंग बहुत थी। जैसे मैं बताऊं, जब मैं गांव में रहता था तो जब मैं घर भी जाता था तो जंगल पत्तियां लेने ईजा के साथ मैं ही जाता था। अच्छा, ईजा का सही। हाँ, ईजा के साथ जाता था। जो जाल होते हैं, जो पतेल भरने वाले जाल होते हैं, तो वो भी मैं ही भरता था। और बड़ा गांव में कुछ और महिलाओं भी आती थी, सब लोग आते थे गांव में, सब लोग जाते थे, तो बड़ा कंपटीशन टाइप में भी होता था कि भाई सबसे पहले जाल कौन भरेगा। तो मैं फटाफट जो है पतेल बनाता था और उसके बाद जाल भर देता था, तो मैं भी लेके आता था। तो ईजा के साथ बड़ा एक लगाव भी था। जब भी जाता था तो उन्हीं के साथ जाता था, और इधर उधर भी, और वो भी मुझे जो है बहुत ज़्यादा मानती थी। तो फिर जब इस प्रकार की घटना हुई, बीमार थी, जो है पीलिया हो गया था, और जैसे ही हम लोगों ने 1-2 बार दिखाया, 2-3 बार दिखाया, लेकिन वो कवर नहीं हो पाया। तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ और बहुत डिस्टर्ब में मैं रहने लगा। एग्ज़ाम तो मैंने दे दिए थे, एग्ज़ाम 12th के हो गए थे, लेकिन फिर भी माइंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता था, और फिर मैंने थोड़ा सा अकेले रहने की आदत बना ली थी। अच्छा, ईजा के जाने से मतलब थोड़ा मन परेशान सा रहने लगा, एकांत ढूंढने लगे आप? हाँ, एकांत में जो है रहने लगा और एकांत ढूंढने लगा। और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए। तो मेरा पॉलिटेक्निक लोहाघाट में हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को डिप्लोमा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड मिल गया। यहाँ से आप लोहाघाट? हाँ, यहाँ से फिर मैं लोहाघाट पॉलिटेक्निक चले गया। और पॉलिटेक्निक चले गया। पॉलिटेक्निक में सबसे पहले जो
होता है, आपको पता ही है कि रैगिंग वगैरह ये सब चीज़ें बड़ी होती हैं, क्योंकि मैं जब भी रहा था चाचा के साथ रहा था और बहुत सीमित दायरे में भी रहा था। अच्छा। खुल के हम लोग कभी ज़्यादा नहीं रहा था वैसे भी जिस आप प्रकार से ग्रामीण परिवेश से रहे ग्रामीण और परिवेश से, और शहर। एक सीधापन भी था हम लोगों के अंदर, मतलब मेरे अंदर तो बहुत सीधापन था। और इस तरीके से थोड़ा सा जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे रैगिंग का बहुत सामना करना पड़ा। आपको लेकिन जानकारी थी पहले से, मतलब इस तरीके से भी कुछ नहीं, रैगिंग मुझे वगैरह होती है? मुझे जानकारी नहीं थी रैगिंग वगैरह होती है करके। लेकिन वहाँ जाके पता चला बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे कमीज के सारे बटन पूरे गले तक लगाने होते थे, अच्छा। बाल बिल्कुल छोटे करने होते थे, बिल्कुल गंजे टाइप में बाल करने होते थे, और जो है जो शर्ट है वो पैंट से बाहर निकालनी होती थी, और भी बहुत सारी रैगिंगें जो है सीनियर से हमारे लेते थे। और मुझे ये लगता है कि रैगिंग होना कोई गलत नहीं था। वहाँ से मुझे एक खुलने का अवसर मिला। मतलब वो द्वेषपूर्ण नहीं हुआ करती थी, मतलब सामान्य तौर पे एक परिचय लेने का तरीका हुआ करता था सीनियर्स का। और दूसरी चीज़, हम लोग समाज के सामने खुलते भी हैं। अच्छा। हाँ, रैगिंग से क्या होता है कि हम निडर हो जाते हैं, हमारे अंदर का जो भय है, हेजिटेशन से हैं, वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। आप एक सामान्य तौर की रैगिंग की बात कर रहे हैं जिसमें बटन वगैरह लगाना, बाल छोटे करना, ये सामान्य सी बातें हैं। कई कॉलेजेस में रैगिंग बहुत बुरे ढंग से भी हुआ करती है, वहाँ बल प्रयोग भी किया जाता है, कई अन्य तरीके भी, वो थोड़ा गलत रहता है। देखिए, कई बार जो है बहुत सारे लोगों के सामने या स्टूडेंटों के सामने, सीनियर्स के सामने डांस करने को बोलते थे, गाना गाने को बोलते थे, या कोई एक्टिविटी करने को बोलते थे। तो उससे जो है मेरी हेजिटेशन भी दूर हुई, और मैं जो है लोगों के सामने खुलने लगा। मतलब आप ये मानते हैं कि जो इस तरीके की रैगिंग थी वो एक व्यवहार परिवर्तन के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हुआ करती ज़रूरी थी? भी हुआ करती थी। तो फिर मैंने वहाँ से डिप्लोमा भी किया, और एक ऐसा भी था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब क्योंकि मेरी पढ़ाई बाहर हुई, तो जब भी जून की छुट्टियों में या ऐसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ जहाँ भी होती थी, तो मैं अपने गाँव आता था। मैं गाँव जब आता था तो मैं देखता था हमारे जो चीड़ के जंगल हैं, चारों तरफ चीड़ के जंगल हैं, और हमारा घर जो है वो बिल्कुल जंगल से लगता हुआ है। तो जब चीड़ के जंगलों में आग लगती थी तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होके आग बुझाने जाते थे। तो मैं भी उनके साथ, जब जून की छुट्टियों में आता था घर, तो मैं भी उनके साथ चले जाता था तो आग ये बुझाने के लिए। पॉलिटेक्निक के दौरान की बात थी या आमतौर पे जब बचपन में भी मैं आप गाँव आया करते थे तब की बिल्कुल, बात है? जब बचपन से भी मैं जब भी आता था तो उस वक्त भी ये मतलब आम बात थी। तो जब भी, सामूहिकता और सहयोग और ये सारी चीज़ें आपने गाँव से सीखी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके साथ मिलके जाना और जंगल की आग को बुझाना, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग करते रहते थे। और एक पीड़ा, एक तो दर्द जो है माँ का जाने का था ही था, उसके साथ दूसरा ये था कि हम लोग पर्यावरण की बातें करते थे, पढ़ते थे, पेड़-पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, पेड़-पौधे हम सबके लिए ज़रूरी हैं। लेकिन हमारे वहाँ हम देखते थे जो हमारे बाँज के पौधे हैं, उतीस के पौधे हैं, अयार के पौधे हैं, बुराँस के पौधे हैं, जो छोटे-छोटे पौधे हैं, वो जंगल की आग में जल रहे हैं। तो वहाँ से भी एक पीड़ा मेरे अंदर जागी, और सोचा कि क्यों न जो है हम लोग इन जंगलों को बचाने के लिए भी काम करें, जिनसे हमको ऑक्सीजन मिलती है, जिनसे हमको हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। तो वो एक मन में था जब से। लेकिन जब मैं पॉलिटेक्निक करता था और जब घर आता था तो मैं अपने आसपास के कुछ क्षेत्रों में पौधे लगाना मैंने शुरू कर दिया था। तो मतलब आपको प्रारंभिक तौर पे जो इंट्रोड्यूस कराया प्रकृति से वो आपकी माताजी ने करवाया। माताजी ने और करवाया। माताजी जब चली गई इंटरमीडिएट के बाद, उसके बाद जब आप गाँव में आए, एकांत ढूँढने लगे, तो प्रकृति में आपको अपनी ईजा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। बिल्कुल। मैंने मन में ये भी ठाना कि भई मैं जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो माँ हमको पाल रही है, धरती माँ, उसके लिए तो हम कुछ कर पाएँ। तो इसलिए भी जो है मेरा प्रकृति से लगाव हुआ। और जब मैं डिप्लोमा करता था, डिप्लोमा करने के बाद पॉलिटेक्निक मेरा पूरा हो गया, उसके बाद फिर मैं रुद्रपुर में अप्रेंटिस के लिए चला गया। तो आप लोहाघाट में पॉलिटेक्निक करके फिर उसके बाद रुद्रपुर जॉब करने चले गए। रुद्रपुर जब मैं आया तो अप्रेंटिस में करने लगा, और 5-6 महीने मेरी अप्रेंटिस रही। तो उसके बाद फिर मैं वहीं नज़दीकी एक विद्या मंदिर है, सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर में, तो वहाँ लैब असिस्टेंट के रूप में मैं वहाँ चयनित हो गया और वहाँ चला गया। तो वहाँ विद्यालय में फिर मैं कुछ कक्षाओं में पढ़ाने भी लगा, और फिर वहाँ के जो बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में या गेम्स में जो है ले जाता था इधर उधर अन्य जगह। तो एक हमेशा से जो है आगे
बढ़ने की या मतलब कुछ अच्छा करने की अंदर से एक लालसा मेरी हमेशा से रही थी बचपन से लेके। तो बच्चों को भी जो है उसी प्रकार से आगे ले जाता था। और उसी दौर में मैं पर्यावरण के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ता भी था, प्रकृति के बारे में चीज़ें पढ़ता भी था, और बहुत सारी किताबें भी मैं जो है पढ़ने में रुचि रखता था। मतलब आमतौर पे आप किस तरीके के लेखकों को पढ़ते थे जिनने आपको जागरूक किया पर्यावरण के लिए? देखिए, वैसे तो मैं जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी को मैंने पढ़ा था, उनके जीवन परिचय को पढ़ा था, क्योंकि उस वक्त भी फिर सोशल मीडिया का दौर थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, और हमारे पास जो टच स्क्रीन वाले फ़ोन आने शुरू हो गए थे, तो उनमें ही फ़ोन में ही सब कुछ चीज़ें होती थी। तो सोशल मीडिया ने आपकी मदद की इस सारी हाँ, चीज़? सोशल मीडिया ने थोड़ा सा मदद की, और जो है मैं उसी में कंप्यूटर में जो है मैं कभी कभार चले जाता था, तो वहाँ पर भी चीज़ों को पढ़ता था। तो ज़्यादातर मैंने सुंदरलाल बहुगुणा जी को पढ़ा था। ठीक ठीक। और उसके बाद लगभग 2017 में मैंने अपनी वो नौकरी भी छोड़ दी थी। अच्छा, तो आपने मतलब पहले रुद्रपुर में अप्रेंटिस करी एक छोटी सी फैक्ट्री में, बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप लैब असिस्टेंट गए जहाँ आपने अध्यापक के तौर पे भी काम किया। जी। तो मेहनताने में कुछ फ़र्क था ऐसा? हाँ, मेहनताने में बहुत फ़र्क था। वहाँ विद्यालय में रहने के बाद फिर मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था, और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता था। वर्किंग आवर्स में भी अंतर रहा होगा? हाँ, वर्किंग आर्ट्स भी, और बहुत कुछ सीखने को भी मुझे वहाँ पर स्कूल ने दिया। और ये मतलब मेरा अच्छा जीवन, मेरी दिनचर्या और जीवन शैली को चलाने के लिए बहुत कुछ था, पर्याप्त तो मेरे पास था। लेकिन मुझे एक पीड़ा हमेशा पहाड़ को लेके और प्रकृति को लेके मेरे मन में व्यथा रहती थी, क्योंकि जब जब भी मैं अपनी माता को, अपनी ईजा को याद करता था, तब तब मुझे प्रकृति का भी जो है ध्यान आता था। तब मैं जब भी गांव जाता था तो मैं देखता था कि भाई जो है कुछ ना कुछ मुझे गांव में करना चाहिए। जब भी जाता था तो मैं पेड़ वेड़ लगाना शुरू कर देता था। लेकिन जब मैं 2017 में 2015 16-17 में तो मैं जब गांव गया तो छुट्टियां थी, उस वक्त मैं अपने आसपास के स्कूलों में पर्यावरण की जागरूकता के लिए जाने लगा। लेकिन मैं अभी विद्यालय का नाम तो नहीं लूँगा, हमारे गाँव का ही विद्यालय ही है। वहाँ जब मैं पहली बार गया कि भाई मुझे पर्यावरण के बारे में बताना है बच्चों को, तो मुझे उन्होंने बोला कि ऐसा है, आपको जो है सोमवार का समय दिया जाएगा, आप सोमवार को आइएगा। तो मैं जब सोमवार को गया तो सोमवार को उन्होंने मुझे समय नहीं दिया, उनके वहाँ कोई दूसरा कार्यक्रम चल रहा था। तो मतलब वो कुल मिला के आपको टाल रहे थे? हाँ, दूसरी या बार मतलब ऐसा था, या आपको लगा मतलब कि वो टाल नहीं। रहे थे? फिर जब मैं दोबारा उनके पास अच्छा, गया, इसके बाद फिर प्रयास किया मैंने। 2000 फिर आपका 2000 शायद 2015-16 की ही मुझे ध्यान आ रहा है। तो जब मैं सोमवार को गया फिर उन्होंने मना कर दिया, फिर बुधवार को बुलाया, बुधवार को भी मना कर दिया, फिर शनिवार को मुझे बुलाया, उसमें भी मुझे मना कर दिया। लगातार मना करते रहे? लगातार मना करते रहे। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे जो है अपने गांव में तो लोग समय नहीं दे सकते, लेकिन मैं दूसरे गांव में जाता था। मैं नज़दीकी एक गांव है भूमका गांव, तो वहाँ गया। वहाँ मैंने मैडम से बात करी और उन्होंने कहा ठीक है, आप बताइए बच्चों को, छोटे बच्चे थे प्राथमिक के, और बरसात का जुलाई का टाइम चल रहा था, तो कुछ पौधे भी जो है हम लोगों ने वहाँ पर आसपास में लगाए। तो वो पहला मेरा स्कूल था जब मैं पहली बार पर्यावरण के बारे में उस विद्यालय में बताया। और मतलब आप अकेले गए उस विद्यालय में, और बिल्कुल वहाँ की जो मैडम थी उनने और वहाँ के बच्चों ने, आप लोगों ने मिलके वहाँ पौधारोपण वगैरह किया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने क्षेत्र के उखलकांडा ब्लॉक के स्कूलों में जाने लगा, फिर जो है धारी ब्लॉक के स्कूलों में, रामगढ़ ब्लॉक के स्कूलों में, फिर एक जो है जागरूकता का कार्यक्रम भी मैं करने लगा। और फिर 2017 लास्ट में मैंने नौकरी भी छोड़ दी। अच्छा, आपने नौकरी भी छोड़ दी? फिर मैं सीधा घर आ गया। जब घर आया तो घर आके मुझे बहुत सारे लोगों के, घर वालों के ताने बहुत सुनने पड़े। घर वालों में मतलब पिताजी और चाचा? हाँ, पिताजी और चाचा लोगों के, दादाजी के। चाचा तो मुझे सपोर्ट करते ही थे। वो कहते थे ये कुछ ना कुछ जो है करेगा। थोड़ा सा उनकी वो थी कि इतना पढ़ने के बाद कुछ अच्छा करता, ये वो करता करके, लेकिन वो ज़्यादा नहीं कहते थे, लेकिन घर वाले बहुत कहते थे। हाँ, थोड़ा हमारे जो मध्यम वर्गीय ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार होते हैं उसमें जवानी आती है, और जवानी के बाद सीधे जिम्मेदारी आती है, और एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता, जो एक बड़े परिवार के, मतलब धनाढ्य परिवार के लोगों के साथ होता है। वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाते हैं। हमारे परिवारों में ऐसा नहीं हो पाता। आपके साथ भी वही हुआ? वही हुआ। और उसी बीच जो है फिर
होता ही है गांव में कि उतनी बड़ी खेती बाड़ी को संभालना है, उसको करना है, क्योंकि माताजी तो मेरी चली गई थी, तो पिताजी ने भी फिर दूसरी शादी कर ली थी। तो चाचा जी की शादी हुई होगी? हाँ, चाचा जी की शादी हो गई थी, जब वो नैनीताल में थे तभी उनकी शादी हो गई थी। और चाची साथ रहा करती थी? हाँ, चाची कुछ समय जो है गांव में रहती थी, क्योंकि मेरी माताजी नहीं थी तो गांव में रहती थी। जब पापा की दूसरी शादी हुई तो तब जाके फिर चचा के साथ चाची रहने लगी। तो आप परिवार के बारे में जैसे बता रहे थे, बहनें भी हैं आपकी, कितनी बहनें? मेरी 3 बहनें हैं, 3 बहनें थी, उनकी अभी शादी हो चुकी है। शादी होगी? हाँ हाँ हाँ। तो वो भी घर के कार्य में हाथ बटाती वो होंगी? घर के कार्यों में हाथ बटाती थी, क्योंकि खेती बाड़ी ही जो है सब कुछ था हमारे लिए, और उसी से ये सब कुछ हमारा जीवन चक्र चलता था। तो जब मैं नौकरी छोड़ के आया घर, तो बड़ी दिक्कतें हुई। लोग कहने लगे कि ये तेरा बेटा पागल हो गया है, इसको कहीं देवी देवता के वहाँ दिखाओ, या इस तरीके की जो बड़ी पहाड़ों में होती हैं कि जो है इसको दिखाओ क्या हो गया, इसको इतना पढ़ने के बाद, इतना वो करने के बाद जो पुराना है बुजुर्ग कोई लग गया परिवार? हाँ, कुछ इस तरीके की जो है बातें होने लगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाले का, भगवान का जो है क्या आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि मैंने उन सब चीज़ों को नकार दिया। अच्छा, आपने उन पर ध्यान नहीं दिया? ध्यान ही नहीं दिया। मतलब मैंने जीवन में ये भी नहीं सोचा कि मेरा आने वाला भविष्य क्या होगा, मैं आने वाले भविष्य में अपनी आजीविका कैसे चलाऊंगा। बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि भाई आज से पुराने बुजुर्ग लोग जब इतना धन को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, मटेरियलिस्टिक नहीं थी लाइफ जब नहीं तब की बात करें, तो वो लोग अपना जीवन बहुत खुशी खुशी जो है जीवन यापन कर। वो दौर ऐसा था जब मतलब जरूरतें कम हुआ करती थी, हाँ, अपनापन हुआ करता था, और लोग छोटे मोटे संसाधनों से भी अपना जीवन बहुत बढ़िया ढंग से चला लेते। बढ़िया ढंग से चला लेते थे। तो आपने उसी दौर को याद उसी दौर को याद किया, और फिर मैं चलता रहा कि जगह ये जगह किस्से कहानी आपको आपके दादाजी ने सुनाई थी, या आपने देखा उन लोगों को? मतलब समय तो बहुत 2000 सन के बाद परिवर्तित होने लगा। हाँ, नहीं, मैंने देखा था। अच्छा, मैंने ग्रामीण परिवेश में आज भी जो है कई जगह ऐसी हैं जहाँ इस प्रकार का होता है। तो ग्रामीण परिवेश में मैंने बिल्कुल देखा था। हम लोग के पास तो कपड़े भी नहीं होते थे। मुझे अभी याद है कि बचपन में जो है जो स्कूल के कपड़े होते थे हमारे, उन्हीं को पहन के हम लोग शादी ब्याहों में, बारातों में जाते थे। तो वो परिवेश हम लोगों ने देखा था। और मेरा एक बड़ा वो था, जब भी मैं कहीं किसी दूसरे गांव में जाता था या कहीं भी जाता था, तो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग होते थे, मैं उनके साथ बैठ जाता था। अच्छा, आप मतलब उनसे बातचीत करता था कि भाई पुराने ज़माने में क्या होता था, कैसे जंगल होते थे, कैसे आप लोग अपनी दिनचर्या चलाते थे, क्या होता था। तो उनकी कहानियाँ सुन के ऐसा लगता था कि वो नंगे पाँव जो है जंगलों में जाते थे। उस वक्त चप्पल भी नहीं होते थे, जूते भी नहीं होते थे। तो ऐसी अगर उन सब चीज़ों को अगर हम सोचेंगे तो हम लोग ये कल्पना नहीं कर पाएंगे कि वो दौर कैसा होता होगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये जूते, चप्पल, सीमेंट, ईंट, पत्थर, इनने हमें प्रकृति से दूर कर दिया। पुराने लोग नंगे पैर चलते थे, बिल्कुल, तो वो प्रकृति से टच में रहा करते थे, प्रकृति से जुड़े रहते थे। प्रकृति से जुड़े रहते तो वही आपको बुजुर्गों ने समझाया। और उस वक्त जो है हमारे छप्पर वाले मकान हुआ करते थे। मतलब प्रकृति से ही के साथ बड़ा एक लगाव था, तालमेल था। और गाँव में भी आपको पता है कि खेती होती थी और पशुपालन होता था। ये दो ही चीज़ें मुख्य रूप से करी जाती थी। और पशुपालन के लिए जो है कोई बकरी चराने जा रहा तो पूरे दिन भर जो है गांव में जंगलों में रह रहा है, या हाँ बिल्कुल, और वहीं बांसुरी बजा रहा है या वहीं रेडियो सुन रहा है। तो इस तरीके का बड़ा एक अलग सा वो था। मतलब कोई भाग दौड़ नहीं थी, आपाधापी नहीं थी। तो इस प्रकार का दौर हम लोगों ने देखा भी था, और इस प्रकार का दौर को मैं लोगों से समझता भी था। तो वहीं से लगा कि मुझे अब सिर्फ और सिर्फ जो है अपना जीवन प्रकृति को समर्पित करना है, और प्रकृति के लिए जो भी कार्य हो सकता है वो मुझे करना है। तो जब लगा कि अब भाई जो भी मेरा थोड़ा बहुत फंड या जो मैंने पैसा कमाया हुआ था, तो वो मेरा जो है इधर उधर स्कूलों में जाने में और कुछ पौधारोपण में खर्च हो गया था। अब कुछ और अपनी घर की ज़रूरतें भी होती हैं, वो भी पूरे करने में खर्च हो चुका था। अब मैंने सोचा कि दिमाग में कि अब मैं किस प्रकार से इस कार्य को जो है अब बड़े स्तर पर ले जा पाऊँगा। एक मन में चिंता भी जागृत हुई। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर हमारे पास खेत हैं, सब कुछ है, तो हम क्यों ना नर्सरी का काम करें। अच्छा, आपने मतलब वहाँ से रोजगार को हाँ, वहाँ से रोजगार को अपने लिए जो है रोजगार पैदा करने की कोशिश की। तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने कुछ पन्नियाँ मंगाई, कुछ हो किया,
पॉली बैग भरे। तो मतलब ये प्रयोग था आपका एक, क्योंकि उससे पहले गाँव में ऐसी तरीके की नर्सरी नहीं बनी थी ना? उससे पहले आलू और मटर इस तरह की खेती होती थी। तो ये एक नया प्रयोग करने जा एक रहे थे। नया प्रयोग किया तो नर्सरी तैयार की और बीज जो है वहीं जो बांस के हमारे आसपास में जो भी बीज होते थे हाँ। वो बीज हम लोगों ने तैयार किए और उन्हीं को जो है उनमें रोपित किया। मतलब खुद ही करा आपने ये सब? खुद ही करा ये सब कुछ, अकेले 2-4 लोगों को, गांव के लोग को इकट्ठा करके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का जो समय था, लॉकडाउन के समय में मुझे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिली, क्योंकि उस वक्त सारे युवा जो है गांव आ गए थे, सब वापस? सब वापस आ गए थे। तो वापस आ गए थे तो फिर मैंने उनको सबको एकजुट किया और उनको समझाया कि भाई प्रकृति के लिए हमको अपने धारों में, नौलों में, क्योंकि फिर मेरा जो है किताबों में पढ़ने का और उन सब चीज़ों का भी वो हो गया था, किताबें भी पढ़ता था काफ़ी वो। और उससे पहले मैं हमारे जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, उनसे मैं मिल के आया। अच्छा, उनसे मिले? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी से भी मैं मिल के आया। जब वो मैं उनसे मिला उसके बाद वो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ऐसे वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद फिर मैं अपने सच्चिदानंद भारती जी से मिला। तो मतलब आपने अपने कार्य को बढ़ाने के लिए और प्रयोग को बढ़ाने के लिए यात्राएं भी यात्राएं करी, भी लोग की। बड़े बड़े लोगों से आप मिले भी? चंद ये आपके जो है जगत सिंह चौधरी जंगली जी से मिला, अनिल प्रकाश जोशी जी से मिला जो भी पद्मश्री पद्म विभूषण है। तो इन सब के जो भी काम इन्होंने किए हैं, जो भी जीवन में चीज़ें की हैं, उनको समझा कि किस तरीके से हम लोग जो है काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, 2-4 पौधे हमने यहाँ लगा दिए, 2-4 वहाँ लगा दिए, 2-4 वहाँ लगा दिए, ऐसा कुछ हम लोग करते तो थे। एक कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, ऐसे अनप्लान्ड चल रहा था। हाँ, अनप्लान्ड चल रहा था। और इन लोगों से मिलके आपको थोड़ा एक सारी चीज़ों को एकत्रित करने में मतलब मदद मिली। जैसे सच्चिदानंद भारती जी चाल खाल पे काम कर रहे थे, पोखरों पे काम कर रहे थे, तो उनसे वो चीज़ें सीखने को मिली। जगत सिंह चौधरी जी मिक्स फॉरेस्ट पे काम कर रहे थे, तो वो चीज़ें सीखने को मिली। अनिल जोशी जी ने भी इस प्रकार से नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जो कार्य किया था उनको मुझे देखने को मिला। वहाँ जो चाल खाल बने थे उन सब चीज़ों को मैंने देखा और उसके बाद फिर सोचा कि एक मॉडल के रूप में हम लोग जो है तैयार करें इन सब चीज़ों को। तो वो दिमाग में था। लेकिन इसमें बीच में कहीं से कोई फंडिंग लेने का काम या फिर सरकार से कुछ मदद देने का ऐसा आपके विचार नहीं आया? नहीं, ऐसा क्योंकि हमारा तो अभी भी जो गांव है वो बड़ा दूरस्थ है, सड़क अभी भी नहीं है, अभी भी कच्ची सड़क है, लगभग 5 किलोमीटर कच्ची सड़क है हमारे वहाँ के लिए। तो हम तो बहुत ही दूरस्थ गांव से हैं जहाँ नेटवर्क की भी बड़ी समस्या होती है, दिक्कत रहती है। तो ऐसा तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जो लॉकडाउन का जो समय था, उस समय में जो वहाँ गांव के युवा आए, महिलाएं आई, उन लोगों ने बड़ा सहयोग किया। उस वक्त उन लोगों ने चाल खाल खोदने में बड़ा मदद की। सब गांव के लोग आए, रुचि भी दिखाई। सब गांव के लोग आए और चाल खाल खोदने लगे। तो किसी ने विरोध भी किया? मतलब इस बीच चलते कोई ऐसे युवा भी होते हैं जो है गांव के लोगों का, कुछ लोगों का विरोध तो था ही कि भाई इस प्रकार का काम क्या कर रहे हो, इतना पढ़ लिखने के बाद ये पेड़ लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो सब चीज़ें। लेकिन हमने वो सब चीज़ें नकार दी थी। जरूर दिमाग में चिंता जरूर होती है और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें हम लोगों ने नकार दी। और नकारने के बाद युवाओं ने बड़ा सहयोग किया, महिलाओं ने बड़ा सहयोग किया। तो हम लोगों ने एक एरिया में चाल खाल भी बनाने शुरू किए, प्लांटेशन भी हम लोगों ने किया। तो वो दौर बड़ा अच्छा रहा। लॉकडाउन का जो दौर था उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मतलब कर ली। और उस वक्त में मीडिया के पास भी जो है बड़ा अच्छा वो मिल गया कि मीडिया ने भी बहुत कवर किया। अच्छा। बहुत सारे, शायद मुझे लगता है कि लॉकडाउन के टाइम पे अधिकतर जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन लोगों ने मुझे कवर किया। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी जो है कवर किया कि लॉकडाउन में चाल खाल बनाए, लॉकडाउन में पानी को बचाने के लिए काम किया। इस तरीके से जो है वो फिर हमारे काम को थोड़ा सा एक तवज्जो मिलने लगी। तो मुझे भी थोड़ा एक उत्साह मिलने लगा कि भाई अब जो है मुझे लगता है कि हम इस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। एक ऊर्जा मिली। तो ऊर्जा मिलने के बाद जब हम फिर उस काम को फिर हम लोगों ने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आपके गांव में धारे नौले कितने हैं? मतलब धारे नौले बहुत सारे हैं और लगभग 8-10 जो हमारे हैं वो नौले हैं, धारे हैं और गधेरे हैं। तो नौले कुछ उसमें से खत्म हो गए थे, जैसे आप कह रहे हैं चाल खाल बनाई तो उससे पुनर्जीवन का काम किया उनका? हमारे जो पास में है वहाँ पर एक नौला है और उस नौले में जो है जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा था। तो मुझे लगा कि भाई इन सब चीज़ों पर भी हमको काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पुरानी परंपरा रही है वो पोखर परंपरा रही है। आज भी अगर हम कई सारे गाँव के नाम देखें, पोखर, पोखरी, ताल, खाल करके बहुत सारे गांव के नाम हैं। पोखरी तो हर ब्लॉक में लगभग है।
और अगर उनका इतिहास अगर आप गांव के लोगों से पूछेंगे तो वहाँ पर पोखर हुआ करते थे, जो आज अब लोगों ने बंद कर दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले क्या होता था, पहले का दौर वो था कि लोग सिर्फ पशुपालन और खेती पर निर्भर थे। अब पशुपालन के लिए वो लोग क्या करते थे, नीचे नदी में तो दूर हो जाता था गाय बच्चियों के लिए या भैंसों के लिए, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, ऊंचे ऊंचे एरियाओं में पोखर बना देते थे, है ना, बड़े बड़े पोखर बना देते थे। और उस वक्त ऐसा भी नहीं था कि भाई पोखर बनाने का कोई हमें पैसा देगा या नहीं, उनका स्वयं से करते थे। बस गए, दिन भर जंगल में गाय बच्चियां चराई, वो किया और बड़े बड़े जो है पोखर बना दिए, है ना। उसमें क्या होता था कि उनको तो नहीं पता था इतना, लेकिन उसमें क्या होता था, बारिश का पानी रुकता था, टिकता था बहुत समय तक, गाय बच्चियों के पीने के काम भी आता था, और अंडरग्राउंड वाटर भी बढ़ता था। और अंडरग्राउंड वाटर जो हमारे धारे नौले होते थे में मदद करते, वो रिचार्ज होते थे, ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट था। और बांज के जंगलों को, हमारे अयार के जंगलों को, खरसों के जंगलों को, रयाज के जंगलों को जो है बचाया करते थे। और उस वक्त बुजुर्ग कहते भी थे कि भाई इनकी टुक्की मत काटना, अगर उनकी लॉपिंग भी करोगे तो इनका ऊपर का वो रहने देना। लेकिन आज तो हम लोग जो है पूरा पेड़ को जो है वो कर देते हैं ना। तो एक उसका एक फायदा ये भी होता था कि जब ऊपर का एरिया बचा रहता था तो उसमें सीड प्रोसेसिंग भी होती थी, मतलब सीड बनता था। आज क्या करते हैं हम, हर साल बांज के पेड़ों को काट देते हैं, उसमें सीड ही नहीं बनता है। जब सीड नहीं बनेगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा, और नीचे नहीं गिरेगा तो नया रिजनरेशन नहीं होगा, नया पौधा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जो है पहले के लोग क्या करते थे, कुछ एरिया में अगर लॉपिंग करी है तो उसको काफ़ी समय तक छोड़ देते थे, ठीक है, क्योंकि भाई चारे के लिए तो चाहिए था, लेकिन उनके पास मेथड थी उसको बचाने की। उसमें फिर सीड बनते थे, सीड जनरेट होते थे, तो जंगल जो है हमारे बनते थे। आप प्रकृति और धर्म को कैसे देखते हैं, मतलब प्रकृति का धर्म से कुछ लेना देना है? बिल्कुल, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हमारी जो प्रकृति है वही सबसे पहले जिस भगवान को हम पूजते हैं वही सब कुछ है, क्योंकि जिन पंचतत्वों से हमारा शरीर बना है वही पंचतत्व इस प्रकृति में हैं, और उन पंचतत्वों को ही हम लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। मतलब ये तो आप उस तरीके से चलेगा। मैं क्योंकि गंगोली हाट क्षेत्र में भी रहा और काफ़ी अन्य क्षेत्रों में मैं उससे पहले इस चीज़ पर गौर नहीं करता था। फिर वहाँ जाके मैंने गौर करा, जो जंगल कम होने लगे हैं वो उसको देवी या किसी देवता को चढ़ा देते हैं। तो उस क्षेत्र में जाना, फिर वहाँ से मतलब पेड़ पौधे काटना वर्जित हो जाता है, चाहे किसी भी जानवर के लिए हो। तो ये पद्धति क्या उत्तराखंड में आम है? हाँ, ये पहले से भी रही है, क्योंकि अगर हम कहें जो हमारे मंदिर हुआ करते हैं या जो हमारे जितने भी हमारे देवी थान या जो भी मंदिर हुआ करते हैं, उनके आसपास में आप देखेंगे बड़े बड़े बांज के पौधे या बड़े बड़े देवदार के पौधे हुआ करते हैं, है ना, उनकी पूजा भी की जाती है। तो जिस एरिया में हम लोग उसको देवी को चढ़ा देते हैं, या जिस एरिया में हम लोग सोचते हैं, जैसे हमारे वहाँ देवगुरु का जंगल है, देवगुरु बृहस्पति महाराज को जंगल चढ़ा दिया है, तो बहुत अच्छा जंगल हुआ है। अब वो जंगल पनप गया होगा, बहुत शानदार जंगल, बहुत शानदार जंगल है। तो इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में ये परंपरा भी रही है कि हमारे जंगलों को जो है उनको चढ़ा दिया जाता है। वो केवल मतलब एक तरीके से जंगल को संपन्न करने के लिए और उसको मतलब बचाने के लिए भी एक बचाने के लिए भी परंपरा की जाती है। हाँ, तो हम लोग का जब फिर हम लोग फिर धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी इस काम को बढ़ाने लगे, विभिन्न अलग गाँवों में और अलग अलग क्षेत्रों में, वन पंचायतों में इस काम को करने लगे। और मेरे दिमाग में एक मॉडल था, तो वो मॉडल हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। तो इस बीच कुछ लोग जुड़े भी आपके साथ, जो मतलब अब लगातार आपके साथ काम कर रहे हैं? हाँ, गांव के युवाओं ने और महिलाएं तो आज भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हीं के सहयोग से हम लोग काम करते हैं। और कुछ सालों से फिर हम लोग को धीरे धीरे मेरा एनजीओ नहीं है, हम लोग ने कोई एनजीओ नहीं बनाया, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने फिर हम लोग को धीरे धीरे कुछ सहयोग करना शुरू किया, फंडिंग करनी शुरू की। तो उसके बाद फिर हम अलग अलग वन पंचायतों में भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जो हम लोगों ने मॉडल बनाया है अपने गांव में, वो मॉडल हमने अपने प्रयासों से किया हुआ है, जिसमें आज लगभग हजारों की संख्या में पौधे हैं, लगभग 60,000 से ऊपर बांज, खरसू, रयाज के पौधे हैं। वो मेरे से भी बड़े हो चुके हैं आज हाइट में। आप कोई भी वहाँ पर आए और देखे उन पौधों को, जो है कुछ मेरे से बड़े हो गए हैं, कुछ मेरे से थोड़ा छोटे हैं। तो मतलब कितने साल में एक पौधा बड़ा हो? ये लगभग जो हमारा ये रहा लगभग 7 से 8 साल का ये समय है, क्योंकि का जो एक पेड़ है, मतलब क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी जो पहाड़ों में ग्रोथ होती है पौधों में, वो बहुत कम होती है। आपने देखा होगा बांज के पौधे को बढ़ने में बढ़ता है, बहुत धीमे धीमे बढ़ता है।
और फिर हमने ऐसी जगह पे वो जंगल बनाया है जो सबसे टॉप एरिया है, और टॉप एरिया में जहाँ पानी की भी कोई वो नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है, और जहाँ पर पूरा चीड़ का जंगल है हाँ है ना। तो मैं बहुत सारे इंटरव्यू में और बहुत सारे उन सब चीज़ों में सुनता था कि भाई चीड़ के बीच में बाज नहीं हो सकता या अन्य प्रजाति नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने उसको एक प्रैक्टिकली करने की कोशिश की कि होता है कि कि होता है कि नहीं होता है। तो उस वाले एरिया में हम लोगों ने बांस लगाया, उसकी देखरेख जरूर की, हम लोगों ने संरक्षण बहुत अच्छे से किया उसका। पर डे जो है उनको देखना जाना, और जो है कई बार जो है पानी भी देना पड़ता था। अच्छा, तो कितने लोग आपके साथ रहते थे? लगभग गांव वाले सभी करते 7-8 लोग हमारे साथ परमानेंटली रहते थे, महिलाएं हो गई जो भी वो करवाना होता है। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा एक जैव विविधता भी बन चुकी है, मतलब नीचे से घास उगाई है और नमी उस एरिया में बन चुकी है, क्योंकि हमने उसमें चाल खाल भी बनाए। कई बार होता क्या है कि हम जंगलों में प्लांटेशन तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पानी और यहाँ पर नमी कैसे बनी रहेगी। तो आज हमको पहाड़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हम पानी की व्यवस्था पहले करें। पानी एक समस्या है पहाड़ में, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार अब जलवायु परिवर्तन का सीधा असर हमारे पहाड़ों में पड़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे धारे नौले और हमारे गधेरे जो है सूख रहे हैं, चाहे वो हमारी ये जो गैर हिमानी नदियां हैं, चाहे कोसी हो, नयार हो, गौला हो, तो ये काफ़ी सारी नदियां हैं जो शायद ही प्रत्येक व्यक्ति को एक हृदय में जरूर चुभती होंगी कि जिन नदियों में वो लोग नहाया करते थे, जिन नदियों में वो लोग जो है मछलियाँ जो है निकालते थे, जिन नदियों से, आज वो नदियाँ बिल्कुल सूख गई हैं। मैं बहुत सारी नदियों को लगातार अध्ययन करता हूँ, क्योंकि अभी जो हिमानी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकल रही हैं, उनमें तो कल छल जो है पानी 12 महीने रहता है। वो भी बहुत समय तक अब लगता नहीं है कि हाँ, लगता नहीं है कि वो हो पाएगा, लेकिन ग्लेशियर लगातार गल रहे हैं। हाँ, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, लेकिन जो गैर हिमानी नदियों वाले क्षेत्र हैं उनमें बड़ी चिंता का विषय है। बहुत रैपिडली भी हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है। लगभग ये 10 से 20 साल के अंदर जो है बहुत तेजी से सूख रही हैं नदियाँ। अगर हम छोटे छोटे जो गधेरे या स्प्रिंग्स की हम बात करें तो वो तो बिल्कुल ही सूख गई हैं। हाँ, इनका मेन मतलब जंगलों का समाप्त होना ही कारण है। समाप्त होना ही कारण है। दूसरा, मैं ये भी मानता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार हमारे चीड़ के जंगल तेजी से फैले, चीड़ ने अपना आधिपत्य हमारा जमाया पूरे उत्तराखंड के अंदर, वो भी एक बड़ा चेंजिंग रहा, क्योंकि चीड़ की जो है ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत तेजी से वो ग्रोथ करता है। और सबसे बड़ी बात, चीड़ के जंगलों में जब आग लगती है ना, तो वो और ज़्यादा जो है उसको फलीभूत करता है, हो जाता है। मतलब उसकी जो मतलब 10 गुना 20 गुना करने में बहुत तेजी से वो करता है। और उसके नीचे जो फिर बांज बुरांश काफल ये होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक तो वो जल के खत्म हो जाते हैं, दूसरा फिर वो जो है चीड़ के नीचे होते हैं तो उसके नीचे जो है पिरूल वगैरह से दब जाते हैं। तो ये बहुत सारे उत्तराखंड के अंदर कहें हम या हमारे लिए कहें, ये बहुत सारे टास्क थे कि भाई कैसे जंगल की आग से कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे हमारे स्रोतों को बचाया जा सकता है, और कैसे जंगल को दोबारा बनाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर काम करने का मौका मिला और फिर काम करने लगे, और फिर विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी हमारे साथ जो है जुड़ने लगे। अलग अलग क्षेत्रों में भी जो है हम लोग इस काम को करने लगे। तो मैंने सभी चीज़ों को बहुत गहराई से देखा, और मुझे यही निष्कर्ष मेरे दिमाग में निकला कि जो हमारे चीड़ के जंगल है वो सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारे इंटरव्यू में और बहुत सारे इन सब चीज़ों में कहते हैं कि भाई चीड़ भी तो एक पेड़ है, उसको क्यों नुकसान पहुंचाना है। तो मेरा कहने का मतलब है, चीड़ उत्तराखंड का नहीं है। चीड़ को जो है अंग्रेजों द्वारा यहाँ लाया गया, और उसके बाद जो है सलीफर बनाने के लिए, लीसा रीजन निकालने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया गया। तो इसीलिए जो है आज भी यही काम हो रहा है नहीं। लेकिन लीसा अभी भी निकाला जाता है और गिल्टे बनाए जाते हैं, सलीफर बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मिक्स फॉरेस्ट था, जो हमारे बांज बुरांश खरसुर यार फलियाट के जो हमारे जंगल थे, वो आज खो गए हैं।
आप उन जगहों में देखेंगे लगभग 2200-2500 की जो ऊंचाई है, उन एरिया में आपको जो है इस प्रकार के जंगल दिखेंगे, थोड़ा बहुत दिखाई देंगे। वहाँ भी कमी होने लगी, वहाँ भी कम होने लग गए हैं अब, क्योंकि चीड़ जो है अपना तेजी से फैल रहा है। और चीड़ जो लगभग 1500-1400 से ऊपर से लेके आपका जो है 2500 की हाइट तक वो जो है बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से ग्रोथ कर लेता है। तो लगभग मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है जो चीड़ का है, उसको भी एकदम से समाप्त करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका जो एक प्रयास रहा कि आपने चीड़ के बीच में भी बांज वगैरह के पेड़ उगा दिए, तो वो मतलब अब ठीक ठाक स्थिति में है। बहुत बढ़िया स्थिति में है, और वहाँ पूरी नमी भी जो है बनी हुई है, और चारों तरफ से जो है अच्छे नेचुरली जो पौधे होते हैं, जैसे आप यहाँ पर शीतला खेत का मॉडल अल्मोड़ा में है, उस प्रकार का मॉडल खेत के भी गांव वालों ने काफी प्रयास किए हैं और जंगल के लिए हमेशा मतलब अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल। तो ये हम सब की मैं ये मानता हूँ कि जब तक गांव वालों की या जो आसपास के जंगल के आसपास के लोग हैं, जब तक उनकी भूमिका नहीं रहेगी, तब तक हमारे जंगल नहीं बच सकते। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि गांव से ही पलायन हो गया, अब गांव में लोग नहीं है, तो इस वजह से भी जंगल नहीं बच पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब गांव में 10-12 ही लोग बचे हैं, ज़्यादातर गांव पलायन कर चुके हैं, तो अब गांव में वो अपना ही रहन सहन बड़ी मुश्किल से करते हैं, जंगल को कैसे बचाएं? ये दौर जो हमारा, ये एक दशक जो हमारा रहा, ये एक दशक कहूँगा या 2 दशक कहूँगा, ये दशक ऐसा रहा कि इस दौर में लोगों ने बहुत तेज़ी से पलायन किया, और ये भौतिक जगत की चकाचौंध का एक दशक रहा। इस दौर में, इस दशक में लोगों ने बहुत तेज़ी से चीज़ों को, जो हमारे शहरों की हैं या जो महानगरों की चीज़ें हैं, उनको बहुत ही तेज़ी से अपने अंदर लाने की कोशिश की। इसलिए जो है सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। और हम लोगों की ये कोई न प्रकृति का परिवर्तन है, न किसी अन्य चीज़ का परिवर्तन, ये परिवर्तन है सिर्फ और सिर्फ हमारी मानसिकता का। नहीं, इसके अलावा रोजगार भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, रोजगार एक कारण तो रहा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हर कोई चंदन नहीं बन सकता ना कि रोजगार को छोड़ के अपने गाँव आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए बहुत मनोबल ऊंचा चाहिए आदमी को, मतलब एक मानसिक तौर पे दृढ़ होना चाहिए। जी 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 जी। तो उन युवाओं को कैसे जोड़ेंगे जो शहर में मतलब काम कर रहे हैं लेकिन उनका मन अभी भी पहाड़ में लगा हुआ है, उनको अपनी इस मुहिम से कैसे जोड़ सकते हैं? आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार है। अगर हम मेडिसिनल प्लांटों की बात करें, पहाड़ के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं जिनको हम एक रोजगार के तौर पर कर सकते हैं। आज बागवानी पर लोग बहुत अच्छा काम करने लगे हैं। लोग जो है खेती पर बहुत अच्छा काम करने लगे हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल वैल्यू के रूप में बहुत अच्छे मूल्यों में जाते हैं, बहुत अच्छे दामों में जाते हैं, उन पर लोग काम करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार तो हमको खुद खोजना पड़ेगा पहाड़ के अंदर। लेकिन मेहनत ज़्यादा लगती है ना यहाँ, जैसे कीवी का काम हो रहा है, मशरूम पे काम हो रहा है। उसके अलावा मैं अभी वहाँ से आ रहा था, हमने गढ़वाल में देखा कई क्षेत्रों में बुरांस की चाय आ गई, अभी लमगड़ा का भी कहीं सुनना था मैं। जी जी। तो लेकिन मेहनत काफ़ी है और आदमी अकेला पड़ जाता है, तो साथ कैसे ढूंढे, लोगों को जोड़े कैसे अपने साथ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मानसिकता का परिवर्तन है, और कोई परिवर्तन नहीं। देखो, जब हम किसी भी कार्य के लिए एक दृढ़ संकल्प कर लेंगे, और तो उसका जो है सीधा रिजल्ट हमको मिलेगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार से सोचेंगे कि हम एक बैठ के हमको सब कुछ मिल जाए और हम आराम तलब की ज़िंदगी जिएं, आराम तलब की ज़िंदगी के साथ हमारा शरीर भी जो है खराब हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हम महानगरों में रह के हम जरूर एक लग्जरी ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन क्यों हम अब के दौर में क्यों हम गर्मियों के समय में पूरे पहाड़ों की ओर दौड़ रहे हैं? क्यों लगातार बद्रीनाथ, केदारनाथ और हमारे जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनकी ओर हम लोग जा रहे हैं? क्यों हमारे वो लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो हमारे पहाड़ के ही अधिकारी हैं, जिन्होंने महानगरों में अपना घर बनाया, वो आज पहाड़ों में क्यों अपने घरों को बना रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक कारण है, क्योंकि उनको समझ में आने लगा है कि अब महानगरों में भी हम लोग जो है सुरक्षित नहीं हैं, तो हम फिर से पहाड़ों की ओर जाएं और वहाँ रहें, और वहाँ की जो ताज़ा हवा है, ताज़ा पानी है, उससे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। नहीं, मतलब एक चीज़ ये भी है, लेकिन सभी पहाड़ को आ जाएं ये भी थोड़ा दिक्कत की बात है। जैसे ओवर क्राउडिंग हो रही है। मैं देखता हूँ, मैं मुक्तेश्वर में रहा करता था, तो चौली की जाली एक जगह है, वहाँ पे सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं लोग उसे।
वहाँ से जब हम नीचे को देखा करते थे तो नीचे ओड़ा खान, नथवा खान और उधर रामगढ़, तल्ला रामगढ़ वाला जो एरिया था वो बहुत शानदार दिखा करता था, पूरा जंगल था। अब मैं पिछले कुछ समय से वहाँ जा रहा हूँ तो केवल लाल टिन की छतें दिखाई देती हैं, जो बड़े बड़े वहाँ रिजॉर्ट बन चुके हैं या बंगले बन चुके हैं। तो क्या सबका पहाड़ आना भी मतलब एक तरीके से जायज़ है? देखिए ये तो अब क्या हो गया कि लोग अपनी ज़मीनों को बेचने लगे हैं और लोगों को मैंने बताया कि आपको जो है बहुत मतलब ऐसा हो कि वो बहुत जल्दी जो है पैसे वाले बन जाएं या उनको लग्जरी लाइफ जीनी है, लग्जरी ज़िंदगी को वो लोग अपनाना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं और अपने जीवन में वो लोग इन सब चीज़ों को ला रहे हैं, महानगरों की जो लाइफ है उसको ला रहे हैं। पहाड़ों में भी वो सब चीज़ें महानगर जैसा एक माहौल बनाने की तैयारी हो रही है। मैं उस पर वैसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पहाड़ के जो लोग हैं वो बहुत सीधे साधे लोग हुआ करते हैं और पहाड़ की जो जो जीवन शैली है वो भी बहुत सीधी सादी है। और उस जीवन शैली में अगर हम जिएं तो हमें इस प्रकार के जो ये लग्जरी ज़िंदगी है, हमारी लग्जरी जो लाइफ है उसकी ज़रूरत नहीं लगती मुझे कि लग्जरी ज़िंदगी हमको मिले। हाँ, मतलब प्रकृति जो हमें एक एहसास देती है, जो खुशी यहाँ हमें मिलती है, वो महानगरों में तो नहीं मिल पाती। लेकिन कई लोग रोजगार के चक्कर में चले गए, तो रोजगार भी अपनी जगह ज़रूरी है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप उन लोगों को किस तरीके से प्रकृति प्रेमी बनाएं कि वो यहाँ प्रकृति के लिए, देखिए प्रकृति प्रेमी होना एक अलग बात है, लेकिन प्रकृति के लिए कुछ करना अलग बात है। क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ आ रहा है वो भी प्रकृति प्रेमी तो है। बिल्कुल। वो आ रहा है, उसे हिमालय बड़ा शानदार दिखाई दे रहा है, उसे नदियाँ कलकल कहती हुई बह रही हैं, बहुत शानदार, क्योंकि इतनी साफ नदियाँ उनको अपने महानगरों में नहीं दिखती। और हिमालय तो उनके लिए मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। और एसी ऑन करके आते हैं और यहाँ अचानक एसी सब बंद हो जाते हैं, ठप पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की हवा इतनी शानदार है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सब कुछ होने के बाद भी वो प्रकृति प्रेम के चक्कर में 10-15 दिन अपने काटते हैं यहाँ, लेकिन उसके बाद वो चले जाते हैं क्योंकि उनने अपना घर परिवार देखना है, अपना रोजगार देखना है। लेकिन वो लोग अब प्रकृति के लिए उस 10-15 दिन में तो कुछ कर नहीं सकते। तो वो साल भर अब किस तरीके से जुड़े रहे इस प्रकृति से कि वो प्रकृति प्रेम के अलावा प्रकृति के लिए कुछ कर भी सके। जो भी पर्यटक हमारे बाहर से आते हैं तो जब भी हम लोग उनको देखते हैं कि भाई, उनसे कहते हैं कि भाई आप एक तो नदियों में गंदगी मत डालिए, या कई बार वो लोग क्या करते हैं कि एक जगह बैठते हैं, वहाँ पर पिकनिक टाइप में मनाते हैं। तो कई बार मैंने उनको टोका भी है कि आप इनको जो है कूड़े को अपने जो है जहाँ पर भी डस्टबिन होता है वहाँ डालिए। और कई बार जो है पर्यटकों से हम जो है पेड़ भी लगवा लेते हैं। तो इस प्रकार के काम भी हम लोग करते हैं और जागरूकता भी जगह जगह लोगों में, जो पर्यटक आते हैं उनमें जागरूकता हम लोग फैलाते हैं कि भाई हमारे पहाड़ों में आप आते हैं, यहाँ के प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाएं, उसके लिए भी जागरूकता हम लोग करते हैं। जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह जलाते हैं, वो उसकी माचिस वगैरह वैसी जली छोड़ देते हैं, जंगल में आग लग जाती है। चलिए, ये तो एक लंबा विषय हो गया। अब आपके थोड़ा पर्सनल जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। आपको कई संस्थाओं ने पुरस्कृत किया, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए कि उन पुरस्कारों से आपको किस तरीके का महसूस हुआ और उससे आपके काम में क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, लगभग 2020-21 से जो है विभिन्न सारे पुरस्कार मिले। अभी तक लगभग 200 से अधिक संस्थाओं ने भी सम्मानित कर दिया है। तो 2021 में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी वाटर हीरो से सम्मानित किया गया। अच्छा। और उत्तराखंड सरकार द्वारा SDG पर जो है सम्मान मिलता है, जो UNDP का होता है, उन्होंने भी जो है मुझे सम्मानित किया। उससे एक एनर्जी जो है मेरे जीवन में आई और लगा कि भाई कुछ और भी जो है इसको और अच्छे ढंग से किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है सम्मानित किया गया। अच्छा। फिर माननीय मोदी जी ने जो है मन की बात में अपने जो ट्विटर हैंडल है उनका, उसमें हमारे कार्यों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। जी। बहुत बड़ी बात होती है, एक मतलब इतने छोटे से क्षेत्र से आने वाले युवा के बारे में बिल्कुल प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं। जी। तो वहाँ से लगा कि भाई ये काम जो है हमारा धीरे धीरे लोगों तक पहुँच रहा है और लोग भी जुड़ने लगे। अभी मैं बताऊँ, मेरे क्षेत्र, मेरे जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, औरंगाबाद से आते हैं। अब तो ये लगा लीजिए कि स्टूडेंट भी आते हैं वहाँ पर सीखने के लिए कुछ चीज़ें और जानने के लिए कि ये कैसे जो है आप लोगों ने किस प्रकार का मॉडल बनाया हुआ है। साथ ही साथ अभी हमारे जो सरकारी संस्थान हैं, ETI हो गया, या जहाँ पर जो है BDOs की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर महिलाओं की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पर भी आज मुझे जाने का अवसर मिलता है और
हमारे जो कार्य किए गए हैं उनको वहाँ पर समझाने का जो है अवसर मिलता है, लोगों के सामने बताने का अवसर मिलता है। तो ये एक मेरे लिए खुद के लिए जो है एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रकार के बड़े मंचों पर भी मुझे आज बोलने का मौका मिलता है। तो जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ तो थोड़ा बहुत जानकारी मुझे ये भी है कि आपने अपनी देह दान कर दी। जी। तो इसके पीछे क्या संदेश है, आप मतलब क्या इससे प्राप्त करना चाहते हैं कि देह दान करने से किस तरीके से प्रकृति को लाभ होगा? देखिए 2017 में ही जब मैं नौकरी छोड़ी थी उस वक्त ही तो मैंने सोचा कि भाई मैं पेड़ पौधों से इतना प्रेम करता हूँ और इनसे मेरा इतना लगाव है और खुद ही जो है बीज से पौधा तैयार कर रहा हूँ और पौधे से फिर पेड़ बनाने की बना रहा हूँ। तो मेरे मरने के बाद भी मेरे लिए एक भी पेड़ ना कटे। अच्छा, मतलब हिंदू धर्म में जो हमारा अंतिम संस्कार होता है वो चिता में होता है और उसमें लकड़ी का वो होता है, लकड़ी कटती है। तो मैंने सोचा कि मेरे मरने के बाद भी मेरे लिए एक भी पेड़ ना कटे, तो इसलिए मैंने जो है अपना शरीर मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी हल्द्वानी को जो है डोनेट कर दिया था 2017 में ही। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया सोच रही है आपकी। तो मतलब ये एक संदेश भी है सभी के लिए कि अगर वो इस तरीके से अपनी देह रिसर्च सेंटर को दे दे तो उससे जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको पढ़ने लिखने में मदद होगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ प्रकृति को इस तरीके से लाभ हो जाएगा कि हमारे धर्म में जो अंतिम संस्कार की जो परंपरा है वो पेड़ों से जुड़ी हुई है, पेड़ों से जुड़ी तो वो बचेंगे बचेंगे और हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी लोगों के काम हाँ, वो लोगों के काम आ जाएंगे। तो बहुत बढ़िया सोच है आपकी। तो चंदन जी, हमने बहुत कुछ आपके बारे में अभी तक जानकारी इकट्ठा करी है। अब थोड़ा आप अपने कार्य के बारे में बता दीजिए कि किस तरीके से आपने अभी तक जो कार्य किए हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं और आगे का आपका क्या योजना है कि इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? देखिए अभी तक लगभग अपने स्तर से हम लोग 60,000 से ज़्यादा पौधारोपण कर चुके हैं और जो पौधे हमसे भी बड़े हो चुके हैं और साथ ही अभी तक लगभग 6,000 से ज़्यादा चाल खाल खंतियाँ और पोखर हम लोग जो है बना चुके हैं। तो ये केवल एक सीमित क्षेत्र में हुआ है या अलग अलग गाँवों में कर रहे हैं? ये कुछ अलग गाँवों में भी हो रहा है लेकिन एक एरिया मॉडल हम लोग तैयार कर रहे हैं। देखिए रिजल्ट तब मिलेगा जब हम लोग एक एरिया में तैयार करेंगे। अब एक खाल हमने यहाँ बना दिया, एक दूसरे गाँव में बना दिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलना है। जब तक एक एरिया में हम लोग बड़ी मात्रा में जो है बड़ी मात्रा में चाल खाल खंतियाँ नहीं बनाएंगे, एक एरिया में बहुत ज़्यादा पानी को नहीं रोकेंगे, तब तक हमारा भूमिगत जल स्रोत नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए जो है हम लोग एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, उसी एरिया में जो है हम लोगों ने ये बनाए हुए हैं, जिसमें कुछ संस्थाओं का भी जो है हम लोग को सहयोग मिला है। उनके सहयोग से हम लोग ये काम कर रहे हैं और आगे को भी इस कार्य को जो है हम लोग बढ़ा रहे हैं और कुछ संस्थाएं इसमें हम लोग को सहयोग कर रही हैं। तो अभी हम लोग कुछ वन पंचायतों में जो है हरिनगर है, महतोली है, ऐसी कुछ वन पंचायतों में इस पर काम कर रहे हैं। सरना वन पंचायत है तो वहाँ प्लांटेशन भी और चाल खाल का कार्य भी जो है हम लोग का शुरू होने जा रहा है। और मेरा आगे को ये भी प्लान है कि हम लोग जितने भी हमारे धारे हैं, नौले हैं, उनके आसपास के क्षेत्रों में जो भी कार्य हो सकता है, चाहे वो प्लांटेशन को लेकर हो या आपके चाल खाल बनाने को लेकर हो, तो वो कार्य जो है हम लोग करेंगे। अच्छा, तो आप मतलब इस तरीके से अपने कार्य को बढ़ाएंगे। देखिए अब ये कार्यक्रम चल रहा है तो निश्चित तौर पे दर्शकों तक भी जाएगा और कई युवाओं को ये प्रेरित करेगा। तो कई युवा आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब कोई युवा अगर अपने क्षेत्र में इस तरीके का काम करना चाहे तो किस तरीके से आपसे एक तरीके से वो मदद ले सकता है, किस तरीके से मतलब वो आपसे जुड़ सकता है? कोई इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ से वो जुड़ सके आपसे? देखिए हमारी कोई संस्था तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम लोग मुझसे जुड़ भी सकते हैं और सोशल मीडिया पे जितने भी लोगों का मेरे को मैसेज आता है या जितने भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमको बताते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में लोग काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे युवा हमसे प्रेरित भी हुए हैं और प्रेरित होकर अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को अपने गाँव में ले जा रहे हैं। अभी एक रिसेंटली आपको मैं बताऊं, एक चंचल अधिकारी जी हैं, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में वो रहते हैं, तो उन्होंने भी अपने गांव में अब चाल खाल बनाना शुरू किया है। और इस वर्ष जो है हम लोग उनको कुछ पौधे दे रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में पौधारोपण भी करेंगे। तो गांव में उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई थी, उसमें मैं गया भी था। तो मतलब आप पौध भी तैयार कर रहे हैं जो आप कहीं और को दे भी सकते दे भी देते हैं। हर साल हम लोग जो है पौधा वितरण करते हैं, मतलब खुद से पौधे तैयार करते हैं और लोगों को बांटते भी हैं। मुफ्त में वो पौधे हम लोग जो है लोगों को बांटते हैं। अच्छा। और इसमें जो है कुछ वन विभाग से भी हम लोग पौधे लेते हैं और वो पौधे भी जो है हम लोग लोगों को वितरित करते हैं या वन विभाग के थ्रू भी हम लोग जो है लोगों
को पौधे वितरित करते हैं। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी आप मदद लेते हैं जी, जी, और आपके खुद के पास भी है। जी। तो लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें तो वो सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब आपका फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, यूट्यूब में जो है हम लोग का आईडी है, उस माध्यम से भी जो है लोग हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, तो आपका कोई फ़ोन नंबर वगैरह जिससे आप देना चाहें युवाओं को? हाँ, बिल्कुल, मेरा नंबर है 72 499 71 445। ये मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस माध्यम से भी लोग जो है मेरे से संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो अभी तक का कार्यक्रम हमारा बड़ा शानदार गया है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ संदेश देना चाहें तो इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी तक अपना संदेश पहुँचा सकें। देखिए, जैसा इस प्रोग्राम का उद्देश्य है यूथ ऑफ उत्तराखंड और युवाओं को आगे लाने के लिए, जो एक ईजा स्टूडियो की इतनी अच्छी मुहिम है, वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। और इससे जिस प्रकार से युवाओं को, जो नए नए युवा हैं, उनकी सोच को यहाँ पर आगे लाया जा रहा है, वो एक हम सब के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव भी है। और मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर आकर लगा, और एक अच्छी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे जो है अच्छा यहाँ पर प्रयास आप लोगों का है। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो भी युवा आज की डेट में कहीं भी हों, पूरे देश में, विदेश में, कहीं भी हों, लेकिन वो अपने पहाड़ से ज़रूर जुड़े रहें। जब वो पहाड़ से जुड़े रहेंगे तो वो प्रकृति से अवश्य जुड़ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की सभ्यता और पहाड़ी समाज एक ऐसा समाज है जो प्रकृति को दर्शाता है। और हमारे तीज त्योहारों में, हमारे जितने भी हमारे त्योहार होते हैं, उनमें प्रकृति जो है सबसे पहले आती है। तो जब वो पहाड़ से जुड़ेंगे, जब वो हमारे धारे, नौले, गधेरों, नदियों से जुड़ेंगे, पहाड़ों से जुड़ेंगे, तो उनके अंदर प्रकृति प्रेम अवश्य आएगा, और फिर कहीं न कहीं प्रकृति के लिए काम करने का एक संदेश भी उनके अंदर आएगा। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जब भी वो पहाड़ आएँ तो पहाड़ को समझें और पहाड़ को जीने की कोशिश करें। बहुत शानदार चंदन जी, और एक बढ़िया आपकी विचारधारा है और इतनी छोटी सी उम्र में आपने बहुत कुछ पाया है। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो ये एक पहल है प्रकृति को बचाने की, और जितना कुछ आपने किया है प्रकृति को बचाने के लिए, वो चारों दिशाओं में फैले, लोग इससे प्रेरित हों। और जैसे आपने देहदान भी किया, आपने प्रकृति के लिए इतना कुछ कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का एक छोटे से छोटा बच्चा भी इस चीज़ को समझे, और युवाओं से मेरी खास अपील रहेगी कि वो चंदन नयाल जी के द्वारा जो एक किए जा रहे हैं प्रयास, उनको और सफल बनाने में उनका साथ दें, सहयोग करें। तो चंदन जी, बहुत एक रोचक हमारी ये बातचीत रही, और निश्चित तौर पे ये पूरे प्रदेश में जाएगी, पूरे देश में जाएगी और बाहर भी जाएगी। तो लोग इससे जुड़ेंगे, इस मुहिम से। एक शानदार मुहिम रही है आपकी, और आपकी जीवन यात्रा अभी तक बहुत चमकदार है, और आपको अग्रिम भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा यूथ ऑफ उत्तराखंड का ये एपिसोड? हम जरूर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर शेयर करें, और हम आगे आने वाले यूथ ऑफ उत्तराखंड के एपिसोड्स में आपको इसी तरीके के नौजवान, युवा, ऊर्जावान लोगों से लगातार मिलाने का प्रयास करेंगे। और आप अपने इस कार्यक्रम के जरिए अपने अगल बगल के, अपने आस पड़ोस के कुछ ऐसे ही ऊर्जावान लोगों के बारे में हमें बता सकते हैं, जिनको हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों के पास पहुंचा सकें उनके काम को। और आप अपने फीडबैक हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारे कमेंट करके हमें बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।